वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 2 सत्ता के समकालीन केंद्र के प्रश्नोत्तर भाग 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आप पूरे इंटरेस्ट के साथ इन्हें देखेंगे और समझेंगे। प्रश्नोत्तर हैं, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सभी तरह के प्रश्न हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस लेसन के, तो इन्हें ध्यान से देखना है, समझना है। चीन के किस राष्ट्रपति ने कब ओपन डोर पॉलिसी अपनाई? चीन के किस राष्ट्रपति ने कब, दो बातें हैं, चीन के किस राष्ट्रपति ने और कब ओपन डोर पॉलिसी अपनाई? ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब खुले द्वार की नीति। ठीक है, तो चीन के राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग चीन के राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग ने 1978 के दिसंबर में ओपन डोर यानी मुक्त द्वार की नीति अपनाई और इससे चीन ने अद्भुत प्रगति की, क्योंकि इस ओपन डोर पॉलिसी से उन्होंने अपने यहाँ कुछ SEZ बनाए। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। और उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने विदेशियों को आमंत्रित किया, विदेशी उद्यमियों को आमंत्रित किया कि वो आए और उनके यहाँ आकर के उद्योग लगाएं। तो इससे चीन को 2-3 फायदे हुए। एक तो वहां के लोगों को रोजगार मिला, दूसरा रोजगार के साथ साथ फिर ये भी फायदा मिला कि वहां की तकनीकी का ज्ञान उन्हें मिला। ठीक है, और उनके पैसे से उनके यहाँ जब प्रोडक्ट बाहर जाएंगे तो कुछ न कुछ कराधान का भी फायदा होगा। तो इस तरीके से चीन ने इस ओपन डोर पॉलिसी के द्वारा विदेशी उद्यमियों को अपने देश के यहाँ उद्योग, अपने देश में जो SEZ बनाए थे उन SEZ में उद्योग लगाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। अगला प्रश्न आता है, मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना, इस योजना के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप के देश थे दोनों तरफ से, तो यूरोप के देशों की काफी बर्बादी हुई थी। यूरोप के देश काफी पिछड़ गए थे, वहां जन धन की बड़े स्तर पर बर्बादी हुई थी। ठीक है, तो उस बर्बादी से यूरोपियन देशों को निकालने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए एक योजना बनाई, मार्शल योजना। और उस योजना के लिए उन्होंने उन देशों की जबरदस्त मदद की और इसके तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके लिए ही यूरोपीय आर्थिक संगठन EEC बना करके 1948 में अमेरिका ने 1945 से 48 तक इस योजना के तहत यूरोपीय देशों की मदद की, जिससे कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, अपना पुनर्गठन कर सके। मार्शल योजना, तो ये मार्शल योजना अमेरिका की थी, यूरोप के देशों की मदद के लिए थी। यूरोपीय परिषद कब और क्यों स्थापित की गई? यूरोपीय परिषद कब और क्यों? यूरोपीय परिषद ये क्या है? ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, ये आर्थिक सहयोग संगठन 1948 में बना मार्शल योजना के तहत, जिससे इसके द्वारा यूरोपियन राष्ट्रों की मदद की जा सके। ठीक है, अब यूरोपीय परिषद कब और क्यों स्थापित की गई? राजनीतिक सहयोग के लिए 1949 में गठित की गई। ठीक, राजनीतिक सहयोग के लिए। अब आर्थिक विकास तो उसका मार्शल योजना के तहत हो रहा था और 1948 में EEC भी बन गया और EEC के तहत अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत इनकी मदद की। लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्र में ये लोग पिछड़ रहे थे, तो फिर इन्होंने यूरोपीय परिषद का गठन किया 1949 में, यूरोपीय देशों ने। ठीक है,
यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी, ईईसी, ईईसी की स्थापना कब हुई? 1957 में इसका गठन हुआ। ठीक है, तो ये सभी घटनाएं ज्यादातर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई और इससे क्या परिवर्तन आए? 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ का मतलब है ईसी। ठीक है, जिससे यूरोप के सदस्य देशों में समान विदेश नीति, अब जो सदस्य देश थे इसके, उनमें समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन का रास्ता तैयार हुआ यूरोपीय संघ से। ठीक है, और ये 1992 में बना। यूरोपीय संघ की एक राष्ट्र राज्य के रूप में आपकी पहचान क्या है? अपनी पहचान क्या है? यूरोपीय संघ की एक राष्ट्र राज्य के रूप में अपनी पहचान क्या है? देखिए, यूरोपीय संघ यूरोप के उन देशों का संगठन था जो पूंजीवादी देश थे और जो अमेरिका के खेमे में थे। अभी सोवियत संघ के खेमे वाले देश इसमें नहीं आए। यूरोपीय संघ में वो देश मेंबर थे जो देश नाटो के सदस्य थे। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश उसमें से नाटो के सदस्य थे। एक बात। दूसरी बात, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पछाड़े हुए थे। ठीक है, तो इन लोगों ने यूरोपीय संघ बनाया था। तो 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अब 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, इसका मतलब 1991 में तो सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। तो एक तरह से सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई और इसमें उन राष्ट्रों को भी शामिल कर लिया गया, उन देशों को भी शामिल कर लिया गया जो सोवियत खेमे में थे। और ऐसे पूर्वी यूरोप के 8 देश थे। तो उनमें से भी कुछ देश जो है इस यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई और इससे क्या परिवर्तन आए? इससे यूरोप के सदस्य देशों में समान विदेश और सुरक्षा नीति बनी, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन का रास्ता तैयार हुआ। ठीक है, ये यूरोप के देशों का संगठन था यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की एक राष्ट्र राज्य के रूप में अपनी पहचान क्या है? यानी एक राष्ट्र राज्य। अब ये सभी देश मिलकर के एक संगठन बन गए और वो संगठन जो है बहुत विशाल स्तर पर बन गया है। ठीक है, तो उसकी अपनी एक पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? इनका एक संविधान तो नहीं है। यूरोपीय संघ का कोई संविधान नहीं है। ठीक है, लेकिन अपना झंडा है इनका अपना गान है, इनका स्थापना दिवस है और अपनी एक मुद्रा है इनकी, जिसको यूरो कहते हैं। इसके साथ साथ साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी है। ठीक है, तो झंडा, गान, स्थापना दिवस, मुद्रा, विदेश और सुरक्षा नीति है। ठीक है, ये यूरोपीय संघ की राष्ट्र राज्य के रूप में अपनी पहचान है। यूरोपीय संघ का किस क्षेत्र में प्रभाव ज्यादा है? यूरोपीय संघ का किस क्षेत्र में प्रभाव ज्यादा है? यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 4 चीजें हो गई। क्या क्या? आर्थिक, यूरोपीय संघ का किस क्षेत्र में प्रभाव ज्यादा है? एक तो आर्थिक, एक राजनीतिक, एक कूटनीतिक तथा एक सैनिक, यानी 4 क्षेत्र हो गए। इन 4 क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, कूटनीतिक क्षेत्र में भी और
सैनिक क्षेत्र में भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। 2024 में यूरोपीय संघ की जीडीपी 19.35 खरब डॉलर थी। ठीक, इसकी जीडीपी जो है 2024 में 19.35 खरब डॉलर थी। ठीक है, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का क्या स्थान है? विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा है। यानी अमेरिका तो अपने आप में एक बहुत धनी देश है और पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता है। ठीक है, लेकिन उसके कुल व्यापार से यूरोपीय संघ का जो कुल व्यापार है वो 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह आर्थिक रूप से कितना प्रभावी संगठन है। ठीक है, यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? यूरोपीय संघ का कौन सा सदस्य देश? तो फ्रांस है। पहले ब्रिटेन भी इसका सदस्य था, लेकिन अब ब्रिटेन सदस्य नहीं है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ये 2 देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के पूरी दुनिया में 5 स्थायी सदस्य हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, चीन 3 हो गए, रूस 4 हो गए, अमेरिका 5 हो गए। तो ये 5 देश जो हैं ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है और इनको वीटो करने का अधिकार है, नकारात्मक वोट देने का अधिकार है। तो उसमें से 2 देश यूरोपीय संघ के सदस्य थे, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन अब ब्रिटेन जो है 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। वहाँ की जो जनता है वो नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ का सदस्य बने, इसलिए जनता ने वोट डाले और 51.9%, लगभग 52% जनता इसके विरोध में थी कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ का सदस्य बने। इसलिए ब्रिटेन ने अपने को विड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब बात आती है सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ की क्या स्थिति है। देखिए, 4 चीजें बताई थी हमने, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक। तो सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ की क्या स्थिति है? यूरोपीय संघ के पास चीन के बाद बस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के पास इतनी बड़ी सेना है कि बस उससे बड़ी सेना चीन के ही पास है, और इसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। रक्षा बजट इसका चीन से भी ज्यादा है। ठीक है, और अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर इसका रक्षा बजट है। यानी ये अपनी रक्षा पर जो खर्च करते हैं वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का है, लेकिन इसकी सेना जो है वो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो इस तरीके से सैनिक ताकत के लिहाज से यूरोपीय संघ बहुत प्रभावी है। दूसरा एक और भी है, इसका जो सदस्य देश है फ्रांस, उसके पास लगभग 335 एटॉमिक हथियार हैं। ठीक है, तो फ्रांस भी एक शक्तिशाली देश है जो इसका सदस्य है। उसके पास 335 एटॉमिक हथियार हैं। तो अब आप देखिए, उसके पास एटॉमिक हथियार भी हैं, उसकी सेना सबसे बड़ी है। ठीक है, और उसका रक्षा बजट भी सबसे ज्यादा है। तो सैनिक ताकत के लिहाज से भी यूरोपीय संघ की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावी है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश फ्रांस के पास कितने परमाणु हथियार हैं? फ्रांस के पास 335 परमाणु हथियार हैं जो यूरोपीय संघ का सदस्य है। कितने? 335 परमाणु हथियार हैं और ये यूरोपीय संघ का सदस्य है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में, अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो देखिए, सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, ठीक है, और राजनीतिक दृष्टि, क्यों राजनीतिक दृष्टि तो अपने आप बन जाती है जब ये सब चीजें आपके पास आ जाए कि आप सैनिक रूप से आप शक्तिशाली हैं, आर्थिक रूप से आप शक्तिशाली हैं,
और कूटनीति आप जानते हैं, तो राजनीतिक दृष्टि से अपने आप शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इनके पास 335 परमाणु हथियार है और अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। अर्थात ये अंतरिक्ष में भी अपने उपग्रह भेजते हैं और संचार के क्षेत्र में भी ये बहुत आगे है। ठीक है। क्या यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की विदेश और रक्षा नीति एक जैसी है? यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की विदेश और रक्षा नीति एक जैसी है। देखिए, जो विदेश और रक्षा नीति है यूरोपीय संघ के देशों की, वो कुछ देशों की अलग है। कई मसलों पर वो अपनी अलग राय रखते हैं। जैसे इराक पर अमेरिका ने हमला किया, ठीक है, तो इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया तो ब्रिटेन ने उसका साथ दिया, ठीक है, लेकिन और जो अन्य देश थे उन्होंने उसका विरोध किया। इराक पर अमेरिकी हमला या ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अब जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसमें जर्मनी जो है वो ईरान के पक्ष में है। वो कहता है कि ठीक है, वो बना रहा है तो क्या है, सबने बना लिया है, उसे ही बना ले दो, ठीक है। और इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था तब ब्रिटेन उसके साथ था, बाकी देश उसके साथ नहीं थे। तो इस तरीके से जो विदेश नीति है, ठीक है, उस पर सभी देशों की राय कई बार अलग अलग हो जाती है। क्या यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश मुद्रा यूरो को मानते हैं? जो मुद्रा यूरो है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, ठीक है, क्या उसके जो सदस्य देश हैं सभी उस मुद्रा को मानते हैं? नहीं। ब्रिटेन तो अलग हो ही चुका है। डेनमार्क और स्वीडन ने भी मास्ट्रिक्ट संधि और साझी मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया है। डेनमार्क और स्वीडन यूरोपीय संघ के सदस्य हैं, लेकिन वो मास्ट्रिक्ट संधि को भी नहीं मानते और यूरो जो मुद्रा है, साझी मुद्रा, उसे भी नहीं मानते हैं, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। ब्रिटेन तो चलो अलग हो चुका है, ब्रिटेन भी नहीं मानता था यूरो को, लेकिन ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन, ये तीन ऐसे हैं जो मास्ट्रिक्ट संधि को भी नहीं मानते और यूरोपीय मानते। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आसियान देश किन उपनिवेशी ताकतों के अधीन थे? आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इसको आसियान कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आसियान देश किन उपनिवेशी ताकतों के अधीन थे? यहां पर यूरोपीय और जापानी उपनिवेश के शिकार थे। ये जापान ने भी कुछ देशों पर कब्जा कर रखा था, कुछ देशों पर यूरोप वालों ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद आसियान देशों के सामने कौन कौन सी 3 समस्याएं थी? द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया और ये देश आजाद हो गए, ठीक है, क्योंकि इन पर कब्जा करने वाली जो शक्तियां थी उन्होंने अपने अपने कब्जे हटा लिए और इनको आजाद कर दिया। तो जब ये आजाद हो गए तो आजाद होने के बाद इनके सामने कौन कौन सी 3 समस्याएं थी? पहली समस्या थी राष्ट्र निर्माण की, दूसरी थी आर्थिक पिछड़ेपन की और तीसरी थी गरीबी की। क्योंकि उपनिवेशवादी जो देश होते हैं वो उस देश का कतई विकास नहीं करते, वहां के सभी संसाधनों को वो अपने हित के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां राष्ट्र निर्माण की समस्या थी, आर्थिक पिछड़ापन बहुत ज्यादा था और गरीबी थी। तो आसियान देश जो है इन 3 समस्याओं से जूझ रहे थे।
आसियान की स्थापना कब हुई और इसके प्रारंभिक सदस्य कौन कौन से देश थे? 1967 में आसियान की स्थापना हुई और 5 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस IMP, सिंगापुर और थाईलैंड ST ने बैंकॉक घोषणा पर, बैंकॉक मलेशिया की कैपिटल बैंकॉक थी, उस बैंकॉक में ये घोषणा हुई, ठीक है, उस पर इन 5 देशों ने हस्ताक्षर किए और आसियान की स्थापना की, एक संगठन बनाया अपना इन 5 देशों ने, ठीक है, इसका नाम था आसियान। आसियान का प्रतीक चिन्ह क्या है? धान की 10 बालियां हैं जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधी हुई है, और जो उसके चारों तरफ जो वृत्त है, गोला है, सर्कल है, ठीक है, वो आसियान की एकता का प्रतीक है, ठीक है भाई साहब, जो वृत्त है वो आसियान की एकता का प्रतीक है। आसियान शैली किसे कहते हैं? आसियान शैली, आसियान वे, आसियान शैली किसे कहते हैं? आसियान शैली, आसियान वे किसे कहते हैं? आसियान की अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा जाता है, ठीक है, यानी सहयोग के आधार पर ये मेल मिलाप के आधार पर चलते हैं और टकराव रहित नीति है इसकी, कोई सैनिक बल का प्रयोग नहीं करते, बातचीत के आधार पर सब चीजों को सुलझाते हैं, इसी को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो ये 3 स्तंभ माने जाते हैं, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। आसियान क्षेत्रीय मंच यानी ARF, आसियान रीजनल फ्रंट, आसियान रीजनल फ्रंट, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई? 1994 में की गई। ARF की स्थापना 1994 में की गई। आसियान ने मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA क्यों बनाया? FTA, FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया। आसियान ने मुक्त व्यापार क्षेत्र क्यों बनाया? उसने 3 चीजों को आपस में बांटा, निवेश को, श्रम को और सेवाओं को। आसियान ने 3 चीजों को अपने सदस्य देशों के साथ बांटा। कोई भी सदस्य देश किसी भी देश में जाकर के निवेश कर सकता है, श्रम कर सकता है और वहां अपनी सेवाएं दे सकता है, ठीक है। तो निवेश, श्रम और सेवा, इन 3 चीजों के लिए आसियान ने FTA बनाया था, मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है। विजन दस्तावेज 2020 क्या है? विजन दस्तावेज ये भी आसियान का है, विजन दस्तावेज ये भी आसियान का है। विजन दस्तावेज 2020, देखिए ये क्या चीज है।
इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है, जिसमें टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी जो आसियान शैली है, आसियान शैली में भी यही बात है कि वो अनौपचारिक जो टकराव होता है उससे रहित है, टकराव वाली पॉलिसी में वो नहीं करते और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति चलाते हैं। तो जो विजन दस्तावेज है 2020, उसमें इसी नीति को आगे रखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये मौका दिया गया है कि वो भी अपने मसलों को लेकर के उनके यहाँ आ सकते हैं, वो उन्हें एक मंच देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप देखें कि जब पिछले बार राष्ट्रपति ट्रंप ने और उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति से जब बात की थी, तो दोनों ही एक दूसरे के देश में नहीं जाना चाहते थे, तो आसियान देशों ने उनको मंच उपलब्ध कराया था और वहां पर बैठ करके उन लोगों ने आपस में अपनी वार्ताएं की थी। तो ये विजन दस्तावेज 2020 के तहत उन्होंने अपना जो रोल है वो इस तरह का बनाया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी उससे फायदा हो सकता है। आसियान ने आसियान शैली से कौन कौन से टकराव टाले हैं? आसियान ने आसियान शैली से जो टकराव टाले हैं वो एक तो कंबोडिया का टकराव था और एक पूर्वी तिमोर का संकट था। ठीक है, ये वहीं कंबोडिया तो उनका पड़ोस सदस्य देश है और पूर्वी तिमोर एक पड़ोसी देश है। ठीक है, तो इनके जो टकराव थे वो आसियान शैली से आसियान ने टाल दिए हैं। भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति क्या है? 1991 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब उन्होंने लुक ईस्ट नीति चलाई थी। लुक ईस्ट नीति का मतलब है पूरब की ओर चलो और वहां उनके साथ में आर्थिक संबंध बनाओ। इस तरह की 1991 की लुक ईस्ट नीति थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 2014 में, तो उन्होंने एक नीति चलाई एक्ट ईस्ट। ठीक है, यानी ईस्ट के साथ काम करो। ठीक है, तो इस नीति के आधार पर आसियान देशों के साथ, चीन के साथ, जापान और दक्षिण कोरिया, ये आसियान तो एक संगठन है जिसमें 10 देश हैं। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ में आर्थिक संबंध बढ़ाने की बात कही गई है। ठीक है, चीन और भारत के बीच व्यापार में वृद्धि किस दर से हो रही है? 30% की वृद्धि हो रही है और 1992 में अमेरिकी डॉलर 33 करोड़ 80 लाख का व्यापार था चीन और भारत के बीच में, जो 2006 में बढ़कर 18 अरब हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि चीन और भारत के बीच व्यापार काफी बढ़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पर शॉक थेरेपी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि चीन भी एक साम्यवादी देश था और वो भी सोवियत संघ का मॉडल ही उसने अपनाया था। तो जब शॉक थेरेपी आई, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद में विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक मॉडल चलाया जिसको शॉक थेरेपी कहते थे। तो उस शॉक थेरेपी का प्रभाव चीन पे क्यों नहीं पड़ा था? जबकि सोवियत संघ के सभी राज्य जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, रूस भी बर्बाद हो गया था, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? देखिए, चीन ने अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से बदलाव किया। उसने एकदम अर्थव्यवस्था को नहीं बदला था, वो धीरे धीरे उसने अर्थव्यवस्था को बदला। जैसे 1982 में उसने कृषि का निजीकरण किया था और 1998 में आकर के 16 साल बाद आकर के उसने जो है उद्योगों का निजीकरण किया। ठीक है, 1978 में उन्होंने खुले द्वार की नीति चलाई, जिसे तमाम विदेशी उद्यमी जो है उनके देश पे आकर के उन्होंने उद्योग क्षेत्र खोले और SEZ बनाया उन्होंने। तो
चीन पर, चीन की अर्थव्यवस्था पर शॉक थेरेपी का प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है, क्योंकि उसने स्टेप बाय स्टेप जो है अपना जो निजीकरण किया चीजों का, ठीक है, वो धीरे धीरे किया था। पहले विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया अपने देश के अंदर और SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जिनमें विदेशी लोग आकर के उनके यहाँ पर उद्योग खोले। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि चीन जो है लद्दाख के अक्साई चिन्ह पर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को हड़पना चाहता था, ठीक है, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। लद्दाख का जो अक्साई चिन्ह क्षेत्र है उस पर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों पर को वो हड़पना चाहता था, अपना अधिकार जताता था उन पर, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया। उन्नीस की चीनी क्रांति के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए चीन को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? 1949 की चीनी क्रांति है, ठीक है। तो चीन ने साम्यवादी मॉडल के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। साम्यवादी मॉडल तब अपनाया जा सकता है जब औद्योगिक अर्थव्यवस्था काफी बड़ी हुई हो, काफी बड़ी हो। ऐसा लक्ष्य जो है चीन ने रखा था, जिसके लिए सभी क्षेत्रों से पूंजी निकालकर उसने उद्योगों में लगा दी, उद्योगों को उसने बढ़ाया, औद्योगिक उत्पादन को उसने बढ़ाया। और इसके साथ साथ चीन ने एक और किया कि चीन ने अपने नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओं को बहुत विकसित किया, क्योंकि यदि उन्हें शिक्षा मिलेगी हर प्रकार की तो वो कुशल नागरिक बनेंगे, और कुशल नागरिक बनेंगे तो वो उद्योगों में उत्पादन कार्य करेंगे, ठीक है। तो उत्पादन बढ़ेगा और अपने ही नागरिकों का जो है वो उत्पादन बढ़ाएंगे, कुशल हो जाएंगे शिक्षा के द्वारा। और स्वास्थ्य की सुविधाएं उसने इसलिए बढ़ाई जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वस्थ रह करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, ठीक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उसने इतनी बढ़ाई जितनी विकसित देशों में भी उस समय नहीं थी। तो इससे उसने अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया। लेकिन हुआ क्या कि जो बढ़ती जनसंख्या थी, जैसे चीन में 6-7% की वृद्धि दर थी और 2-3% की जनसंख्या की वृद्धि दर थी, तो जितना भी माल उत्पादित होता था वो चीन में ही खप जाता था, बहुत कम माल जो है वो निर्यात हो पाता था। तो उसने फिर अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण प्रारंभ किया और तब चीन का विकास हुआ। कृषि परंपरागत होने के कारण उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। कृषि जो है ट्रेडिशनल थी, ज्यादातर किसान लोग पुराने तरीकों से ही खेती कर रहे थे, तो उसमें क्या है, कृषि का उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा था, उतना ही उत्पादन होता था जितना जनसंख्या में खप जाता था, ठीक है। तो उद्योगों कृषि अधिशेष को बढ़ाने के लिए कृषि में सुधार किए गए, कृषि का निजीकरण किया गया 1982 में, ठीक है, जिससे कि कृषि अधिशेष बढ़े, यानी व्यक्ति की अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो तो वो उत्पादन उद्योगों की जरूरत को पूरा कर पाएगा। इसलिए कृषि में भी बहुत सारे सुधार उन्होंने किए। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या पहल की? देखिए, 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया, यानी उसने सोवियत संघ का साथ छोड़ दिया और वो अमेरिका के साथ जुड़ गया 1972 में ही, जब उसने देखा कि सोवियत अर्थव्यवस्था अब डामाडोल हो रही है, तो उसने सोवियत संघ को छोड़ दिया, ठीक, और अमेरिका के साथ उसने अपने संबंध बना लिए, ठीक है। 1973 में कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान, चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 4 चीजों पर जोर दिया, कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक। इन 4 चीजों पर चाउ एन लाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले तो अमेरिका के साथ संबंध बनाए,
जिससे राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म हो गया। और 1973 में उन्होंने 4 चीजों पर ज्यादा विकास का ध्यान रखा: कृषि का, उद्योग का, सेवा का और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के प्रस्ताव रखे। 1978 में डेंग जियाओपिंग आए। उन्होंने खुले द्वार की नीति, ठीक, ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की। ये ओपन डोर पॉलिसी क्या थी कि उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे, अपने देश में कुछ ऐसे स्थान रिजर्व किए थे जहां पर विदेशी लोग आकर के उद्योग लगा सके और उनको सभी प्रकार की सुविधाएं देने की बात की, ठीक है, जिससे कि वो लोग आए और अपने देश में अपना उद्योग वहां पर लगा सके, ठीक है। और चीन के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, चीन के लोग तकनीकी सीखेंगे, उत्पादन कार्य सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए 1978 में डेंग जियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब देखिए 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। अब खेती का निजीकरण होगा तो जिस व्यक्ति के हिस्से में खेती जाएगी वो इससे मुनाफा भी कमाएगा, तो उसका अपना जीवन स्तर भी सुधरेगा, अपना विकास भी होगा, प्लस कृषि में अधिशेष बढ़ेगा, यानी उसकी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा जो उद्योगों में काम आएगा, ठीक है। और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया और विशेष आर्थिक यानी SEZ बनाई गई, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। और इसके साथ साथ एक और चीन ने विकास किया। 2001 में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो सदस्य बना। अब वो दुनिया के देशों के साथ व्यापार कर सकता था क्योंकि वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था 2001 में, ठीक है। चीन में आर्थिक सुधारों के नकारात्मक पहलू क्या थे? चीन ने जब अपना आर्थिक सुधार किए तो उसने बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी वहां हुई जिनकी उसने परवाह नहीं की। देखिए वो क्या क्या चीजें थी। आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को नहीं मिला, कभी नहीं मिलता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की सोचते हैं, इसलिए वो सबके समाज के सभी वर्गों का ध्यान वहां पर नहीं रखा जाता। पूंजीवादी तरीकों के कारण 10 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात यहां पर ठीक नहीं थे, ठीक है। गांव और शहर, तटीय और मुख्य भूमि के निवासियों की आय में बहुत अंतर हो गया, ठीक। शहर के निवासी गांव के निवासियों से ज्यादा अमीर हो गए। उसी तरह से तटीय क्षेत्र के निवासी मुख्य भूमि के निवासियों से ज्यादा धनी हो गए, तो उनकी आय में अंतर बढ़ गया। विकास की गतिविधियों से पर्यावरण को हानि हुई क्योंकि चीन ने संतुलित विकास नहीं किया, वो विकास की दौड़ में आगे बढ़ गया और तमाम पर्यावरण को हानि पहुंचाता चला गया, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में एक और चीज क्या हुई, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार आ गया, यानी जो नौकरशाही थी वो भी भ्रष्ट हो गई और जो समाज में लोग थे अपना काम कराने के लिए वो रिश्वत देते थे, तो भ्रष्टाचार आ गया, ठीक है। तो चीन में जो आर्थिक सुधार हुए उनके ये नकारात्मक पहलू हैं। क्या क्या है? समाज के सभी वर्गों को एक जैसा लाभ नहीं मिला, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, महिलाओं के काम करने की हालत ठीक नहीं थी, ठीक है। गांव, शहर और तटीय और मुख्य भूमि के निवासियों की आय में बहुत अंतर हो गया। विकास की गतिविधियों से पर्यावरण को हानि पहुंचाई और प्रशासन और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार आ गया। तो ये चीन के आर्थिक सुधारों के नकारात्मक पहलू थे। इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर का पार्ट 1, क्वेश्चन आंसर का ये जो पार्ट 1 है ये पूरा होता है। पार्ट 2 आपको अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।